करने को कितने वाटर लग रहे हैं? 5। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो NaCl को जब हमने पानी में ऐड किया, तो NaCl को पानी में ऐड करने के बाद 3 चीजें हुई। एक तो सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, और तीसरी कंडीशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ा? फॉर्म। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड फॉर्म करते समय 1 मोल मतलब 1 NaCl के मॉलिक्यूल को हमें कितने वाटर लगे? 5। तो Na को 5 लगे और Cl को 5, मतलब 1 NaCl को हमें कितने वाटर लगे? 10। बराबर। तो अगर मेरे पास कितना है? 100 वाटर के मॉलिक्यूल है। कितने? 100। अब 100 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें हमें बता 1 NaCl को कितने वाटर के मॉलिक्यूल लग रहे हैं? 10। तो मेरे पास ये 100 वाटर के मॉलिक्यूल है, समझो, मतलब 1 लीटर है। अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करो, कंसीडर करा हमने, समझो 1 लीटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 100। अब उसमें मैंने 2 NaCl डाले। 2 NaCl को एक को कितने लगते हैं? 10। तो 2 को कितने लगेंगे? 20। है कितने टोटल? 100। यूज कितने हुए? 20। बराबर। अभी भी कितने बचे? 80। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सोल्यूट ऐड किया, लेकिन सोल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूट ऐड करने के बाद, ठीक है, उसमें और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है। ऐड किया जा सकता है ना? जैसे मैंने अभी और एक NaCl डाला। कितने NaCl हो गए अभी? 3। तो H2O कितने यूज हुए? 30। अभी भी कितने बचे हैं? 70। और एक ऐड किया, अब कितने यूज हो जाएंगे? 40। और एक ऐड किया 50। और एक ऐड किया 60। और 3 ऐड किए 60 और 3 90। अभी भी कितने यूज हुए? 90। अभी भी कितना बचा है? 1। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है। कैसा? ऐसा जिसमें जो हमने सोल्यूट ऐड किया है वो तो उसमें डिसॉल्व हो ही गया, और फर्दर सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान में रखेंगे, कौन सा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो which solution is called unsaturated solution? Do you understand? The solute in which the solute can get completely dissolved and further solute can again added or can be dissolved. जितना डाला उतना डिसॉल्व हो चुका और भी फर्दर उसमें डिसॉल्व हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे सब लोग, कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन क्या हुआ? मैंने और एक डाल दिया। अब टोटल NaCl कितने हो गए? 10। और उसकी कैपेसिटी भी कितने NaCl को डिसॉल्व करने की है? 10। अब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने ही NaCl उसमें डिसॉल्व हुए। अब फर्दर अगर हम ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। बराबर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने और एक डाल दिया, मतलब कितने हो गए अभी? 11। इसमें से डिसॉल्व सिर्फ कितने होंगे? 10। तो एक अभी भी जैसे के वैसे ही रहेगा, पीपीटी के फॉर्म में ही रहेगा। तो हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लक्ष्य देते सर्वानी, ठीक है? तो कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है उससे कम सोल्यूट डाला, जल्दी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है उतना ही डाला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा सोल्यूट डाला, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। अब हमने 1 लीटर पानी लिया। कितना लीटर? 1 लीटर। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने NaCl डिसॉल्व हो सकते हैं? 10। तो ये हो गई इस सॉल्वेंट की अपने अंदर ये सोल्यूट ऐड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी। बोला भाई NaCl मैं तेरे 10 के ऊपर मॉलिक्यूल अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। मेरी ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिट है? 10। मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10। मेरी कैपेसिटी है तेरे 10 मॉलिक्यूल को मैं अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता
हो गई उसकी सोल्यूबिलिटी। क्या हो गई? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूट कितने मोल है? 10, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो मोल्स पर लीटर। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? कंसंट्रेशन। क्या हो गया? एक प्रकार का कंसंट्रेशन। तो दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। इसके बाद जब मैंने एक मोल डाला तो वो उसमें डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए ये कैसा कंसंट्रेशन है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन। कौन से सॉल्यूट का? डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। पहले 2 मोल डाले थे, डिसॉल्व हो गया 2 मोल्स पर लीटर, 3 मोल्स पर लीटर, 4 मोल्स पर लीटर, 5 मोल्स पर लीटर, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा डिसॉल्व्ड? 10 moles per liter. So what is solubility? The maximum concentration of dissolved solute is called solubility. क्या कहेंगे उसको? Solubility. So what is solubility? Do you understand? This is the maximum concentration of dissolved solute. Maximum concentration of dissolved solute is called solubility. Solubility is the maximum concentration of dissolved solute. इसको आप क्या कहते हैं? Solubility. और solubility का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मोल्स पर लीटर या मोलर। मोल्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं? मोलर। And it is denoted by capital M. ध्यान रखेंगे, this मोल्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं? मोलर। And it is denoted by capital M. And this is the unit of solubility. सोल्यूबिलिटी मतलब क्या है? सोल्यूबल या डिसॉल्व हुए सोल्यूट का कंसंट्रेशन, उसी को हमने क्या नाम दिया? सोल्यूबिलिटी। डिसॉल्व होना मतलब क्या होना? वो जो सोल्यूट है वो पानी के मॉलिक्यूल से घेर जाना इस तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। अब ये जो सोल्यूबिलिटी है, ये सोल्यूबिलिटी काय के ऊपर डिपेंड करेगी? तो अगर हम गैसेस की बात अगर करें, गैसेस की बात, एक कंटेनर है और ये कंटेनर में हमने यहाँ पे क्या लिया? लिक्विड, और यहाँ पे पिस्टन है और इसके ऊपर क्या है? गैस। अगर मैं पिस्टन को नीचे लूं, यहाँ पे अगर ले लूं, तो गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व होंगी कि कम? ज्यादा डिसॉल्व होंगी। तो क्या होगा? अरे है ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है, पानी में इजीली डिसॉल्व होना नहीं चाहते। तो अगर हम इसके सरफेस के ऊपर का क्या एक्सर्ट करें? प्रेशर। क्या बढ़ा दें? प्रेशर। पिस्टन को जब हम कहाँ लाएंगे? नीचे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेशर। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज। बढ़ेगा ना? बलून को ऐसा प्रेस करते हो तो अंदर का प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए बलून फूट जाता है। उसी तरह इसको भी प्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर से वो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए मैं क्या कहूँ, तो पहले जब प्रेशर कम था तो 10 ही मॉलिक्यूल जाएंगे, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो 10 की जगह 15 जाएंगे, 20 जाएंगे, और इसीलिए हम कहेंगे गैस के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ी। अरे बढ़ गई ना? गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो गई? बढ़ गई। कब? जब इसके ऊपर का क्या बढ़ाया? प्रेशर। और इसीलिए हम कह सकते हैं S, H stands for solubility. Solubility of gas. Solubility of gas in liquid is कब बढ़ेगी? जब उसके ऊपर का क्या बढ़ेगा? Pressure is directly proportional to the pressure of the gas. Pressure of gas above liquid surface. And this is called which law? Henry's law. ध्यान में रखेंगे, important. जो laws and rules होते हैं, these are very important. So, what is the statement of Henry's law? Do you understand? The solubility of the gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the liquid surface. Pressure of the gas above the liquid surface. This is called which law? Henry's law. And according to this Henry's law, S is directly proportional to the P, and so we can write in the next step S is equal to some constant into P, and so we can write S is equals to Kp. ठीक है? Where S is the solubility, K is the Henry's constant. K is the which constant? Kh से represent करते हैं उसको, H stands for Henry. So it is which constant? Henry's constant. And
and this law is called which law? Hendricks law. So S is equals to we have this what KH, that is Hendricks constant, and this is the S is equals to KH into P. तो आशा करता हूँ आपको ये समझ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर कल हमने देखा था, और वेपर प्रेशर के आगे की बात सब लॉज है, और सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से समझना है। कल हमने कंसीडर किया थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड वी हैव सीन यस्टरडे 1 solvent, 2 solute, ध्यान रखना once more, 1 solvent, 2 solute, तो N2 mass, number of moles of solute, which is given by given mass of solute upon molar mass of solute. Then we have seen N1. What is N1? Number of moles of solvent, which is given by given mass of solvent upon molar mass of solvent. This is what? N1. And we have again one more thing. This is called the mole fraction. कौन सा fraction? Mole fraction. Mole fraction को हम कैसे डिनोट करते हैं? X. जिसका भी mole fraction निकालना है 1 solvent. तो ये क्या हो गया? Mole fraction of solvent is given by N1 number of moles of solvent upon N1 plus N2, that is the number of moles of solution. This is the formula for weak fraction, mole fraction. Solvent का है तो number of moles of solvent ऊपर लेना, solute का है तो number of moles of solute ऊपर लेना, ठीक है। तो अभी हम X2 लिखेंगे। X2 को बोलो, X stands for mole fraction and 2 stands for solute. So what is X2? Mole fraction of solute. So mole fraction of solute is denoted by X2, and X2 is equals to mass N2 upon N1 plus N2. N2 upon N1 plus N2. This gives you the which fraction? Mole fraction. This is number of moles of solute upon number of moles of solution. This gives you the mole fraction of solute, and this is the mole fraction of solvent. The mole fraction of solvent is denoted by X1, and it is equals to N1 upon N1 plus N2, and X2 is equal to N2 upon N1 plus N2. Do you understand? So this is about the which fraction? Mole fraction. After having this mole fraction, yesterday we have seen about the vapor pressure. शॉर्ट में बताता हूँ, वेपर प्रेशर मतलब क्या है? कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पेट्रोल भरा है, पेट्रोल की यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? वेपर्स, और वेपर्स ने इसके सरफेस के ऊपर जो क्या एक्सर्ट किया? प्रेशर, उसी का नाम रखा वेपर प्रेशर। अगर वेपर ज्यादा तो इसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा, बराबर। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है, एक बात ध्यान में रखना, जीरो दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। जीरो दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब हम कोई भी कंटेनर, हमारे पास दो लॉज है, दोनों लॉ, एक है रोड्स लॉ। अभी हम कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन, सब लोग ध्यान देंगे, क्या कंसीडर करते हैं? एक सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास है पेट्रोल, क्या है बच्चों? पेट्रोल अभी हमारे पास सॉल्वेंट है, पेट्रोल हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। आप गए थे भरने पेट्रोल, ठीक है, लेकिन लेके गए थे एक बॉटल, और बॉटल में लिया आपने पेट्रोल, एक्चुअली देते नहीं लेकिन आपने पहचान के थे, दे दिया। फिर आपने उसमें डाला ऑयल, क्या डाला? ऑयल, ठीक है, कैस्ट्रोल ऑयल, कौन सा भी ऑयल डालो। अब उसमें आपने क्या डाला? ऑयल आपको पता है ऑयल जो होता है उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है? बहुत स्टिकी होता है, वो स्टिकी, और जिसकी विस्कोसिटी जो स्टिकी होता है उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है? ज्यादा, बराबर। और वो उड़ता नहीं है, गर्म करेंगे तब भी नहीं उड़ेगा, इतनी ज्यादा विस्कोसिटी होती है। ऐसे जो उड़ता नहीं, जो उड़ता है उसको कहते हैं वोलाटाइल, क्या कहते हैं उसको? वोलाटाइल। और जो उड़ता नहीं है उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल। हम ऑयल थोड़ा सा डाल रहे हैं और
विस्कोसिटी विस्कस है, फोर्स से ज्यादा अट्रैक्शन, तो इसलिए जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसकी उड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। उड़ने की टेंडेंसी को हम उसको कौन सा प्रेशर कहेंगे, वेपर प्रेशर। आई कंसीडर PA0, PA0 is the vapor pressure of pure volatile solvent, pure volatile solvent, ठीक है, प्योर होना चाहिए। ये पहले जो पेट्रोल था अलग अकेला, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, PA0 is the vapor pressure of pure volatile solvent। हम कंसीडर करते हैं कि वो कितना एटमॉस्फेयर था, 10। फिर हमने उसमें क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाला बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हमने क्या कहा, ऑयल, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जिसकी वजह से उसकी उड़ने की टेंडेंसी बढ़ी की कम हुई, कम हुई। और अभी वो प्योर नहीं रहा, उधर क्या बन गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बना, लेकिन ये सॉल्यूशन की उड़ने की टेंडेंसी प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी, बराबर। और उड़ने की टेंडेंसी कम होगी तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और इसीलिए इसका वेपर प्रेशर हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग विच सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, containing non-volatile solute. This is the vapor pressure of solution containing which solute, non-volatile solute. This is denoted by PA. PA या हम PS से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है कि 10 से कम है। ये सॉल्यूशन की उड़ने की टेंडेंसी पहले के प्योर के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है, कम है। तो पहले की वैल्यू कितनी थी, 10, अब ये 10 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। तो हम कंसीडर कर लेते ये कितना है, 7 है, बराबर। क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, लोअरिंग हुई कि हायरिंग हुई, काय में लोअरिंग हुई, कौन से प्रेशर में, वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ व्हिच सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन व्हिच सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। कितने से कम हुआ, कितना था, 10, कितना हो गया, 7, कितने से कम हुआ, 3 से। कैसे निकाला आपने, 10 minus 7। What was the 10? 10 is the PA0. What is PA0? Vapor pressure of pure volatile solvent. Minus what is 7? PA. What is PA? Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस को ही हम कहेंगे चेंज। चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा, टाइम में चेंज, वेपर प्रेशर। और इतनी कमी आई है उसमें गिरावट उसमें आई है, तो इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसी को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम इसको कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम इसको कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, डेल्टा P। तो कीप इन योर माइंड, डेल्टा P is the lowering of vapor pressure and it is given by PA0 minus PA. What is PA0? PA0 is the vapor pressure of pure volatile solvent minus PA. PA is the vapor pressure of solution containing non-volatile solute. By this formula you get the lowering of vapor pressure. अब इसको हमें ओरिजिनल वेपर प्रेशर से अगर कंपेयर करना है तो हम उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको इनिशियल प्रेशर से हमने अगर डिवाइड किया तो जो टर्म मिलती है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान में रखेंगे, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय डेल्टा P अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे है Pa0 माइनस Pa अपॉन यहाँ पे क्या आ गया Pa0। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा Pa0 माइनस Pa0 अपॉन Pa0 माइनस Pa अपॉन Pa0। अब क्या हो गया Pa0 अपॉन Pa0 1, यहाँ पे Pa अपॉन Pa0। दिस इज व्हाट relative lowering of vapor pressure which is given by this formula delta P upon Pa0 is equals to 1 minus Pa upon Pa0। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, relative lowering of vapor pressure। क्या कहते हैं इसी को, relative lowering of vapor pressure। तो ध्यान में रखेंगे relative lowering of vapor pressure is given by delta P upon Pa0 is equal to 1 minus Pa upon Pa0, or you can keep in your mind this formula delta P upon Pa0। ठीक है, and you all have to keep in your mind this formula for the lowering of vapor pressure, that is Pa0 minus Pa। अगर हमने पेट्रोल में ऑयल न डाला होता तो आज पेट्रोल का वेपर प्रेशर कम ना होता, मतलब ऑयल डालने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हुआ। ऑयल के मॉलिक्यूल अगर हम ज्यादा डालेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा कम होगा। एक मॉलिक्यूल डाला तो समझो 1 से कम होगा, 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 से कम होगा। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसी, ऐसी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल अगर ज्यादा रहे तो इसमें कमी भी ज्यादा। समझो 1 मोल डाला तो 1 से कमी आएगी, 5 मोल डाला तो 5 से कमी आएगी, 6 मोल डाला तो 6 से कमी आएगी। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम क्या डालेंगे सॉल्यूट, उतने ज्यादा इसके अंदर क्या आएगा चीज। तो ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी, ऐसी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट कोलगेट प्रॉपर्टी। ध्यान में रखना, कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे समझ गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी whose value depends upon number of particles of solute। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जो डिपेंड करती है, और स्पेशली सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज गिवन बाय डेल्टा P। इसको हम P1 0 माइनस P1 ए ना यूज करते हुए 1 भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ 1 फॉर सॉल्वेंट। तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हिच सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है, हमने देखा है सिग्मा। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा बच्चों, सिग्मा इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज सिग्मा एंड सिग्मा इज गिवन बाय व्हाट, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पूरी बैंक बोलेंगी, बॉइलिंग पॉइंट viscosity and inversely proportional to the vapor pressure and volatile nature and freezing point। अब यहाँ पे हम दूसरी बात पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब पहली क्या है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कौन सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिनोट करते हैं डेल्टा P।
T10 minus V1. Vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution containing non-volatile solute. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है और इस लिक्विड में क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल शांत बैठे हैं, वो बोलते हैं हम ऊपर नहीं जाएंगे। कोई ऐसा है क्या जो ऊपर नहीं जाएगा? ठीक है, वो बोलता क्यों नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको दबा के किसी ने तो भी रखा है। किसने रखा है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने, बराबर। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने इसको नीचे दबा के रखा, इसलिए बोलता मैं ऊपर नहीं जाता। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इसका प्रेशर, ये लिक्विड का जो वेपर्स होगी, उस वेपर का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये कहा जाएगा ऊपर। उसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हीट, जिससे उनके आपस के बॉन्ड टूटते हैं और वो उड़ने के लिए तैयार होते हैं, बराबर। तो उसीलिए वहां पे जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो समझो अभी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, हमने एक जूल हीट दी वो 50 पे चला गया, फिर से एक जूल दी वो 100 पे चला गया, और जैसा भी 100 पे चला गया ऐसा क्या हुआ, इसके वेपर, इसके बॉन्ड टूट गए और वो मॉलिक्यूल बाहर गया, मतलब वो छूट के ऊपर जाने लगे। तो उसकी वजह से उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या हुई, बढ़ी। कल हमने देखा था वेपर ज्यादा कब बढ़ेंगी, जब हम टेम्परेचर कैसा रहेंगे, ज्यादा, तो वेपर्स कैसी बनेंगी, ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो ध्यान में रखना हमेशा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा। पहले एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा था और वेपर का प्रेशर क्या था, कम। लेकिन जैसे भी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, उसका जस्ट इतनी सी वैल्यू अगर इसकी बढ़ गई तो ये क्या बनना चालू होगा, वेपर, मतलब लिक्विड का में कन्वर्शन शुरू होगा, गैस, मतलब क्या होना शुरू होगा, बॉइल। क्या होना शुरू होगा, बॉइल। तो बॉइल होने से एकदम पहले की स्टेप क्या है, दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम, बराबर। समझो वहीं से क्या शुरू हो गई, बॉइलिंग। 35% मिले, वहीं से क्या चालू हो गई, पासिंग। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, ये इतने दोनों की वैल्यू जब कैसी रहेंगी, सेम, वहीं से क्या चालू हो जाएगी, बॉइलिंग। और इसीलिए ऐसा टेम्परेचर, ऐसा जिसमें वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड का, और वेपर प्रेशर, सॉरी कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों की वैल्यू जब कैसी रहेंगी, सेम। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम उसका कौन सा पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे सब लोग बहुत अच्छे से, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं कौन सा प्रेशर, सॉरी कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। Once more, how we can define the boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. Short में definition लिखेंगे, boiling point की temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the which pressure, atmospheric pressure, is called boiling point. Is called boiling point. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे boiling point किसको कहा। अब क्या होगा हमें पता है, अब ये था प्योर पेट्रोल, है ना। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, ऑयल। ऑयल डालने की वजह से अभी वो प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, तो हम कहते हैं जब वो T1 0 था या T0, it is the boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent। अब जैसे भी हम इसमें क्या डालेंगे बच्चों, जैसे भी हम इसमें ऑयल डालेंगे, इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा। पेट्रोल में ऑयल डाला ना, ऑयल पता है ना आपको, विस्कस। पेट्रोल में ऑयल डाला तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, बराबर। तो इसलिए इनको बॉईल करने के लिए जो हीट लगेगी वो भी ज्यादा
solution बराबर what is 30 boiling point of pure solvent boiling point of pure solvent boiling point of solution is denoted by Ts and boiling point of solution pure solvent is denoted by T10 बराबर boiling point of pure solvent is T10 अब ये क्या हुआ एलिवेट हुआ कि डाउन गया पहले कितना था 30 अब कितना हो गया 36 क्या हुआ एलिवेट हुआ काय में हुआ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हुआ एलिवेशन और इसीलिए इसका नाम रखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या नाम रखा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी एक प्रकार का क्या है चेंज है इसे कैसे डिनोट करूं डेल्टा और काय के टेंपरेचर में बॉइलिंग पॉइंट के टेंपरेचर में इसीलिए इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी व्हाट इज डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी once more elevation in boiling point is denoted by delta tb and delta tb is given by Ts minus T10 Ts minus T10 ठीक है so this is the second colligative property we have that is the elevation in boiling point ठीक है clear है अब अभी हमने दो colligative property पढ़ी अब दोनों colligative property के रिलेटेड कुछ रिलेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे आपने बताया कि हमने देखा कि colligative property क्या है कि उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं सोल्यूट ऐड करने से उसके सिग्मा बढ़ रहा है जिसकी वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जैसे उसकी वेपर बनना कम हो गई तो लोडिंग ऑफ क्या हो गया वेपर प्रेशर उसका सिग्मा बढ़ा तो उसके अंदर का उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी तो हमारे पास कितनी टर्म आ गई बच्चों तो एक है डेल्टा टीबी और दूसरी है डेल्टा पी अब ये दोनों क्यों हो रहा है क्योंकि हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं सोल्यूट और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम जितने ज्यादा ऐड करेंगे उतना ज्यादा इनके अंदर क्या होगा चेंज सो इसलिए मैं क्या कहूं एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट increases change in temperature और change in pressure both increases है ना किसकी वजह से एक मोल डाला इसीलिए तो कम हुआ ना इसीलिए तो ये बढ़ा और ये कम हुआ दो डालेंगे तो और ज्यादा चेंज होगा तीन डालेंगे तो और ज्यादा चेंज होगा इसीलिए ये दोनों क्वांटिटीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसी होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसीलिए मैं कहता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और हमें पता है अगर मैं 1 लीटर पानी में अगर 1 लीटर पेट्रोल में अगर 2 बूंद ऑयल के डालूं और 10 लीटर पानी में 10 लीटर पेट्रोल में 2 बूंद पानी के डालूं क्या के डालूं ऑयल के इसमें ज्यादा चेंज आपको दिखाई देगा आपको तो कुछ नहीं दिखाई देगा तो दूसरा एग्जांपल देता हूं 1 लीटर पानी में 2 बूंद कलर डाला आपने है ना वो होली का कलर 2 बूंद और 10 लीटर पानी में 2 बूंद डाला इसमें कौन से पानी में कलर चेंज ज्यादा मिलेगा 1 लीटर में मतलब जिसका 1 लीटर का मास भी कम ही होगा तो जिसका मास कम उसमें चेंज ज्यादा जिसका मास ज्यादा सॉल्वेंट है ना पानी जिसका मास ज्यादा उसमें चेंज कम तो चेंज मास को कैसा रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को वो कैसा रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ले लेते हैं एंड यू ऑल नो वेरी वेल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज नथिंग बट मोलालिटी वी हैव सीन yesterday this formula and so we can have the relation here delta tb is directly proportional to the m which m stands for molality तो का फार्मूला हमारे पास है और हमारे पास फार्मूला है कि जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट वहां पे यूज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वी रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट बाय k और इसको डिनोट करेंगे kb एंड दिस इज व्हाट m तो इस तरह हमारे पास ये रिलेशन मिलेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू kb
कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसके टर्म में अगर मैं केबी का फार्मूला लिखूं तो केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम, और जब मैं एम की वैल्यू कितनी रखूं 1, एम का यूनिट होता है मोलल, दैट इज मोल्स पर केजी, तो इसकी वैल्यू अगर 1 रखूं तो यू गेट द फार्मूला केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। इसीलिए मैं इसको भी क्या कर सकता, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट द elevation in boiling point of solution having molarity 1, or the elevation in boiling point of 1 molar solution is called which constant, ebiloscopic constant। दोनों भी तो सेम ही है, elevation in boiling point of how much molar solution, 1 molar solution, elevation in boiling point of 1 molar solution is called which constant, ebiloscopic constant। इसको क्या समझ गए, जब मोलारिटी कितने मोलर रहेगी बच्चों 1 मोलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब मोलारिटी कितने मोलर रहेगी 1 मोलर, तो 1 मोलर जब मोलारिटी रहेगी तो 1 की वैल्यू रखी, तो ये तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो Kb इज इक्वल्स टू डेल्टा Tb, Kb इज इक्वल्स टू डेल्टा Tb, तो ये Tb का भी हमारे पास फार्मूला आएगा। और मोलारिटी का फार्मूला हमने कल पढ़ा था, क्या था बच्चों मोलारिटी का फार्मूला, एक फार्मूला तो हमारे पास इधर ही है, तो क्या फार्मूला आएगा बताओ, डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इनटू N2 अपॉन W1 इन Kg, और N2 का फार्मूला हमने आज ही देखा है, क्या है फर्स्ट Kb, और ये N2 का फार्मूला क्या है W2 अपॉन M2, और ये क्या है W1 इन Kg, and so we can get here the formula for delta Tb। So what is the formula for delta Tb? First, delta Tb is equals to Kb into W2 upon M2 into W1 in Kg। So we can have, this is the formula for delta Tb, and this delta Tb is nothing but the elevation in boiling point, elevation in boiling point। अभी अभी हमने देखा, हमने क्या देखा कि जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सॉल्वेंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए हम क्या कहेंगे, डेल्टा P is directly proportional to the N2 but inversely proportional to the N1। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर आपको पता है तो N1 plus N2 is nearly equal to N1 for which solution, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 plus N2 लिख सकते हैं for which solution, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे 1 लीटर पानी में एक नमक का इतना सा टुकड़ा डाला, इतना सा, तो यार पानी पी के डालेंगे तो नमक की कुछ टेस्ट लगेगी उसमें, नहीं, इसको पिला दिया आपने तो बोलेगा कि इसमें नमक है, नहीं है ना, तो निग्लिजिबल है। तो जो भी नमक के नंबर, सॉरी पानी के नंबर ऑफ मोल्स है जितने थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है तो N1 plus N2 is equal to N1, number of moles of solute plus number of moles of solvent is nearly equal to number of moles of solute, sorry what solvent, तो इसीलिए N1 is nothing, यहाँ पे N1 था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया N1 plus N2, but what is this, आज ही हमने देखा है number of moles of solute upon number of moles of solution is nothing but mole fraction of solute, है ना, mole fraction of solute को कैसे डिनोट करते हैं H2, कैसे H2, and so we can get here डेल्टा P की जगह हम P10 लिख देते हैं, तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P10 is equal to X2, ठीक है, डेल्टा P अपॉन P10 is equal to X2। What is X2? Mole fraction of solute, क्या कहेंगे इसको, mole fraction of solute, तो mole fraction of solute हम इसको कहेंगे, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, relative loading of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute, mole fraction of the solute, and this is nothing but which law, Rolle's law, for the solution containing which solute, non-volatile solute, ठीक है, this is nothing but
the which law? Rolle's law. Raoults. This is which law? Rolle's law. What that Rolle's law say? Delta P upon P10. What is delta P upon P10? Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure of solution containing which solute? Non-volatile solute. Solution containing which solute? Non-volatile solute. Relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute, which is denoted by delta P upon P10 is equal to X2. X2 is the mole fraction of solute. Mole fraction of solute in solution. This is the statement as well as the mathematical statement for the Rolle's law containing which solute? Non-volatile solute. Non-volatile solute. ठीक है? So this is the Rolle's law, and we have seen the two colligative properties. One is the lowering of vapor pressure, and another is the elevation in boiling point. And we have derived the question. We have derived the formula. ठीक है? So this is the very important law, Rolle's law. क्या formula है Rolle's law का first? Delta P upon P10 is equals to X2, which is given by N2 upon N1. N1 plus N2. But for dilute solution, it is equals to N2 upon N1. And N2 का formula क्या है? W2 upon M2. और N1 का formula W1 upon M1. And so finally you get this formula. Delta P upon P10 is equals to this. अभी तक के सारे इसमें हमने देखा क्या देखा कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या में डाला, वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला, तो उसके अंदर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब उसका सिम्फा बढ़ गया। और अगर इसका सिम्फा बढ़ गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? हमने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा कि लोअर होगा? लोअर। डिप्रेशन होगा कि और कुछ होगा? डिप्रेशन। एलिवेशन होगा कि डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन। तो इसी तरह जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, क्या वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ, उसी तरह वहां पे भी डिप्रेशन हो जाता है। क्या में डिप्रेशन हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द लास्ट, we can say, depression in freezing point. Depression in freezing point is denoted by delta Tf, and it is again given by the depression हो रहा, मतलब पहले का ज्यादा और बाद का कम। डिप्रेशन हो रहा ना, तो पहले का मतलब किसका? प्योर सॉल्वेंट, और बाद का मतलब सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and freezing point of solution containing which solute? Non-volatile solute. Containing which solute? Non-volatile solute. और इसीलिए इसका भी फॉर्मूला एग्जैक्टली उसी के जैसा है। डेल्टा Tf is equals to Kf into m। सिर्फ वहां पे B था, यहाँ पे क्या लगाना है? F। ठीक है? पोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से वही है। डेल्टा Tf is equals to Kf into molarity का फॉर्मूला। What is molarity? Number of moles of solute upon weight of solvent in kg। ठीक है? तो in this way, this is about the three colligative properties we have seen today. One is the lowering of vapor pressure. Next, elevation in boiling point. Next, depression in freezing point, and we have seen the which law? Rolle's law। कितनी पॉइंट हो गए? 4। Along with that we have seen what is solubility। Along with that we have seen Henry's law। कितने हो गए? 6। And we have seen what? 3 types of solution, that is saturated, unsaturated, supersaturated, and
शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।